दीपा की शादी को 1 हफ्ता हुआ था। दीपा को लग रहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक होगा। उसके ससुराल में सास, ससुर, ननद और पति हैं। छोटा सा परिवार होगा, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होगी। पर दीपा ने जो सोचा था उससे विपरीत ही था। ससुराल में 4 लोगों का परिवार नहीं था। दीपा की सास की बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारी थी। आए दिन दीपा की अलग अलग सास आई रहती थी। दीपा बहू, ये तुम्हारी मौसी सास हैं, पैर छुओ सासू माँ के। जीती रहो बहू, अब जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो। तुम्हें पता है दीपा, हमारा नवीन जब छोटा सा था हमेशा तुम्हारी मौसी सास के घर पर ही खेलता रहता था। बहुत प्यार करता है नवीन अपनी मौसी माँ को। बहू, मेरे लिए तो दूध में पत्ती डालकर ले आना और हाँ, चीनी कम डालना। काफी देर तक मौसी सास बातें करती रही, तभी पड़ोसन भी आ गई। राम राम सुमित्रा बहन, कैसी हो? अरे पुष्पा बहन भी आई हुई है। आओ आओ कमलेश, कैसी हो? बहू, ये भी तुम्हारी सास ही है, इनके भी पैर छुओ। अरे बहू, तुमने मेकअप नहीं किया? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है। थोड़ा लिपस्टिक बिंदी लगा कर रहा करो। नई नवेली बहुएं सजी सवरी अच्छी लगती हैं। जाओ बहू, पहले मेकअप करके आ जाओ, उसके बाद सबके लिए चाय बना लेना। जी। दीपा को मेकअप करना बहुत कम पसंद था। वो लिपस्टिक बिंदी वगैरह कम ही लगाती थी, पर सबके कहने पर उस दिन उसने मेकअप कर लिया। अब तो ये रोजाना का ही नियम बन गया था। कोई ना कोई रिश्तेदारी की सास घर पर मिलने आती रहती थी। दीपा बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है शकुंतला। ये भी तुम्हारी सास ही है, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है। और ये शकुंतला की बहन मालती, उनकी बेटी की शादी है। बहू, मालती मेरी बहन है, इस नाते ये भी तुम्हारी सास हुई। मालती के भी पैर छुओ। बस बस बहू, जीती रहो जीती रहो। शकुंतला, अपनी अटैची मेरे कमरे में ले चलो, वहीं थोड़ी देर लेट भी लेना। बता दो क्या खाओगी, दोपहर में बहू बना लेगी। दीपा, हम तो प्याज लहसुन के बिना ही खाना खाते हैं। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बन जाएगा। बहू तुम्हारे लिए अलग बना देगी। दीपा बहू, इनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना देना। हाँ बहू, और ध्यान रखना बर्तन में प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बर्तन को पहले अच्छे से धो लेना। जी आंटी जी। अरे बहू, आंटी नहीं सासू माँ कहो इन दोनों को, ये दोनों भी तुम्हारी सासू माँ ही हैं। जी माँ जी। अभी तक तो सब ठीक था। दीपा हाँ में हाँ मिला रही थी, पर एक दिन दीपा नवीन के साथ घूमने के लिए जा ही रही थी। उस बीच नवीन की ताई और चाची दोनों आई हुई थी। माँ जी, ये चाय। हाँ बहू, लाओ रख दो। कहीं जा रही हो बहू? जी ताई जी नवीन जी के साथ बाजार जा रही थी। दीपा बहू, कपड़े ज्यादा छोटे नहीं पहने हैं, कोई सूट साड़ी पहन जाती। ये कटे पिटे कपड़े भाई हमें तो समझ आते ही नहीं है। पता नहीं तुम आजकल की बहुएं ये टाइट कपड़े और छोटे छोटे टॉप कैसे पहन लेती हो। हमारी बहुएं तो नहीं पहनती। मजाल है अगर ऐसे कपड़े पहनकर कहीं घूमने के लिए चली जाएं। हमने तो इतना बोला ही नहीं है, अपनी बहू को इतनी छूट देते नहीं है। सुमित्रा, तुमने बहू को मना नहीं किया इस तरह के कपड़े पहनने के लिए? रहने दो भाभी, ये आजकल की बहुएं हैं, भाभी मना करे और ये मान जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपा कोई कुर्ती वगैरह पहन लेती जीन्स के साथ, ये टॉप बहुत छोटा है। वो मैं ये टॉप मैं लाया था दीपा के लिए। मैंने कहा था दीपा को कि आज मूवी देखने जाएंगे, तो ये टॉप पहनने में क्या बुराई है? माँ, इस टॉप में क्या दिक्कत लग रही है आपको? और चाचा जी आपको? नवीन अभी बात पूरी ही कर रहा था कि तभी उसके पापा आ जाते हैं। नवीन की माँ, कल हमें गांव जाना है, सब नई बहू से मिलना चाहते हैं, तो माँ ने गांव बुलाया है। भाई साहब का दुकान से फोन आया था, नई बहू को लेकर जाना होगा, उन्होंने स्पेशल बोला है। देवर जी, इनका फोन आया था, मैं बात कर लेती हूँ, फिर तो हम सबको कल गांव निकलना होगा। बहू, अब तुम तैयार हो जाओ, गांव में बहुत बड़ी रिश्तेदारी है हमारी सासू माँ यानी तुम्हारी दादी सास अब तुम्हें वहीं मिलेंगी। दीपा और नवीन घूमने के लिए चले गए। थैंक यू नवीन जी मेरा साथ देने के लिए। दीपा, 7 फेरे और 7 वचन निभाते हुए मैंने एक वादा ये भी किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ निभाऊंगा, ओके? नवीन जी, गांव में कौन कौन रहता है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ पर ही मैं अभी तक इतनी सारी सासों से मिल चुकी हूँ, वहाँ पर पता नहीं कौन कौन मिलेगा। हाँ ये तो है, गांव में दादी जी, परदादी जी और उनकी बहनें, बहनों की बहनें सब शुरू से गांव में रहती हैं। अब कुछ दिन के लिए तो तुम्हें उन्हें झेलना पड़ेगा। अगले दिन पूरे परिवार के साथ दीपा गांव के ससुराल में पहुंचती है। दीपा को लगा था कि गांव में उसे बहुत परेशानी महसूस होगी, पर दीपा को तो गांव में इतना प्यार मिला जैसा उसने सोचा भी नहीं था। गांव में दीपा की दादी की, परदादी की 10-12 तो बहनें थी। उसके अलावा बहनों की देवरानी, जेठानी और उनकी भी सास, कुल मिलाकर गांव में दीपा को 100 सासों से मिलने का मौका मिला। दीपा बहू, गिनती कर लो, तुम्हारी 1-2 सास नहीं है, बल्कि ये समझ लो तुम्हारी ससुराल 100 सासों वाली ससुराल है।
सब तुम्हें प्यार देंगी। हमारे यहाँ सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर परिवार में बहुत प्यार है। गांव में जितने भी दिन रहोगी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सुमित्रा ने तंग तो नहीं किया ना? क्योंकि मैं भी इसकी सास हूँ। और हाँ, मेरी भी सास वो बैठी है, यानी कि तुम्हारी परदादी सास। बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी। सुमित्रा, अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देना। अपना घर छोड़कर बेटियां ससुराल आती है ना, तो उन्हें बेटियों की तरह प्यार और दुलार की जरूरत होती है। खूब संजो कर रखना अपनी बहू को, बहुत लाड प्यार देना, जैसा मैंने जानकी को दिया और जानकी ने तुम्हें, और तुम्हारी इन दोनों देवरानी जेठानी को दी। सुमित्रा बहू दीपा बहुत प्यारी है। बेटियां बहुत भाग्य से मिलती हैं। हमेशा मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहने से प्यार बढ़ता है। हम तो बस यही आशीष देंगे दीपा बहू कि तुम हमेशा इस घर में खुश रहो। ये हुई ना सुमित्रा अच्छी सासों वाली बात। अपनी सास की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखें नम हो गई। उन्होंने दीपा को गले से लगा लिया और कहा, दीपा बहू, अब ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी पराया नहीं महसूस होने दूंगी। दीपा बहू, तुम हमारे खानदान में इकलौती बहू आई हो। मेरी तो 2 बेटियां हैं और तुम्हारी चाची सास की भी एक बेटी है। नवीन परिवार में इकलौता बेटा है। जैसे हम उसे प्यार करते हैं वैसे ही हम सब तुम्हें भी प्यार देंगे। दीपा बहू, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। तुम इस घर की बहू हो और बहुएं बेटियों की तरह रहे तो उसमें क्या हर्ज है। मेरी बेटी सुनैना भी तो ऐसी कपड़े पहनती है, पर मैं उसे कभी नहीं टोकती, तो फिर तुम्हें क्यों टोके? तुम भी तो बेटी की तरह हो। खुश रहो बहू। दीपा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि परिवार का अहम हिस्सा है। गांव की औरतें भी मुस्कुरा उठी। उनमें से एक ने कहा, दीपा बहू, मैं भी तुम्हारी सास ही हूँ। बस इतना ही कहूंगी कि जब इतनी सारी सासें हैं तो उतना ही ज्यादा प्यार भी मिलेगा। क्यों सुमित्रा, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कहा सावित्री बहन। सबके चेहरे पर खुशी आ गई क्योंकि उनकी बहू दीपा के चेहरे पर खुशी थी। नवीन भी दीपा को देखकर मुस्कुरा देता है। खिड़की के पास खड़ी पूजा पुराने दिनों को याद कर रही थी। आंखों में आंसू उसकी यादें ताजा कर रहे थे। मम्मी पापा, रोहित भैया, आप सबकी बहुत याद आती है। आप सबसे मिलने का बहुत मन करता है। आप नहीं जानते, मैं अखिल के साथ बहुत खुश हूँ। अखिल जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अखिल जी से शादी की थी, पर अब तो मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। पर पिछले 2 सालों में आपने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। जब तक आप मुझे नहीं बुलाएंगे मैं खुद मायके कैसे आ जाऊं? अखिल से शादी के बाद तो मायका भी अपना नहीं रहा। तभी अखिल आ जाता है। मायका अपना कैसे रहेगा पूजा? याद नहीं तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्या कहा था कि कभी भी तुम अपने मायके में पैर नहीं रखोगी। वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। इन 2 सालों में कभी भी किसी ने तुम्हारी सुध नहीं ली। तुम रक्षाबंधन पर राखी और भाई दूज पर तिलक भेजना नहीं भूलती हो। पर रोहित ने कभी सोचा कि एक बार मैं अपनी बहन से चुपचाप ही मिलने आ जाऊं? वो भी तुम्हारे पापा के खिलाफ नहीं जाता। क्या अपनी बहन के लिए उसका यही प्यार है क्या? तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें याद कर सकती थी ना, वही एक बार फोन कर लेती। आखिर तुम नहीं जानते, पापा के गुस्से से घर में सब डरते हैं। उन्होंने सबको मना किया हुआ है मेरे से बात करने के लिए। पापा के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, पर मुझे पता है मन मन वो लोग मुझे बहुत याद करते होंगे और मैं जानती हूँ वो भी कोई ना कोई बहाना मुझे बुलाने का ढूंढ ही रहे होंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब पूजा अपने मायके वालों को याद न करे। कुछ दिनों बाद पूजा सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे मायके के पड़ोस में रहने वाली सुनीता आंटी मिल गई। उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। बातों ही बातों में उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर वो खुशी से फूली नहीं समाती। हाँ बिटिया, तुम्हारे रोहित भैया का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने की 5 तारीख की शादी का मुहूर्त निकला है। तुम्हारी मम्मी मिली थी तो बता रही थी कि यही दिल्ली की है लड़की। चलो अब तो तैयारी शुरू करो, तुम्हारे भाई की शादी है। अब तुम तो इकलौती बहन हो, सारे फंक्शन में तुम ही रौनक लगाओगी। मुझे लगता है 10-12 दिन ही तो शादी के रह गए हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा फोन कर ही देंगे। रोहित भैया की शादी का सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। वो तो है ही, मैं तो खूब तैयारी करने वाली हूँ। अलग से सुंदर लहंगा तैयार करवाऊंगी, बहुत सारा काम है।
अरे मैं अपने मोबाइल फोन तो घर पर ही छोड़ आई, कहीं पापा फोन नहीं कर रहे हो? अच्छा आंटी जी, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोहित भैया की शादी में मिलेंगे। पूजा जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। उसे लग रहा था कि कहीं मम्मी पापा या रोहित की मिस्ड कॉल ना आ गई हो। क्या हुआ पूजा, तुम बाजार गई थी? हाँ, वो मेरी सहेली है ना काजल, उसके पापा का लहंगों का बड़ा शोरूम है। रोहित भैया की बारात में पहनने के लिए लहंगा सेलेक्ट करने गई थी। मैंने पसंद कर लिया, सोचा एक बार तुम देख लो तभी खरीद लूंगी। पूजा पहले फोन तो आने दो, अभी तक तुम्हारे घर से किसी का भी फोन नहीं आया है। रोहित की सगाई हो गई, शादी की डेट फाइनल हो गई, शादी को 10 दिन रह गए और अभी तक तुम्हें किसी ने फोन तक नहीं किया है। अब तो शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए होंगे, पर खुद की सगी बेटी को शादी के लिए अभी तक एक भी फोन किसी का नहीं आया। ऐसे फालतू में परेशान मत हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मायके से कोई बुलाए ना और तुम तैयारियां करके बैठ जाओ। अरे नहीं अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे मौके पर मम्मी पापा मुझे भूल थोड़ी जाएंगे। आखिर मेरे भाई की शादी है, मेरे बिना शादी थोड़ी होगी। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल छोटा कर रहे हो। मुझे घबराहट हो रही है। मेरे बहुत अरमान है अपने भाई की शादी को लेकर। मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ अखिल जी। पर सच तो यही है ना पूजा कि अभी तक फोन नहीं आया है। पूजा भी समझ रही थी कि अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। शादी को दिन ही कितने रह गए थे। पूजा को तो ये तक नहीं पता था कि आखिर रोहित की शादी किस लड़की से होने वाली है। एक रात पूजा और अखिल रेस्टोरेंट में डिनर करके घर लौट रहे थे। रात के अंधेरे में अखिल को पता नहीं चला और उसने अपनी बाइक गलत रास्ते पर ले ली। अरे यार, लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया, मेरे में समझ ही नहीं आया। अब एक काम करता हूँ, बाइक वापस मोड़ता हूँ। ध्यान से अखिल जी, बहुत सुनसान गली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर ज्यादा घर भी नहीं है। थोड़ा तो ध्यान रखो, कितना अंधेरा भी हो रहा है। बचाओ बचाओ, कोई है? ये तो किसी लड़की की आवाज है, लगता है कोई मुश्किल में है। हाँ, आवाज तो सामने उस टूटे हुए घर में से आ रही है। वो देखो, वो लड़की को 2 बदमाश पकड़ के ले जा रहे हैं। बचाओ बचाओ। ओए बाइक को पीछे मोड़ ले, यहाँ खड़ा हो गया क्या तमाशा देख रहे हैं? मेरी मदद कीजिए, ये दोनों गुंडे मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये दोनों कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये लड़का जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। जब लड़की मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अच्छा, तू बीच में बता दे, वरना यही के यही ढेर कर दूंगा। गंगा मुझे ढेर करेगा तू? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? जिम में तेरे जितने वजन के तो मैं डंबल उठाता हूँ। अखिल अच्छे खासे कद काठी का था। दोनों बदमाशों को वो अकेला ही पीट देते हैं और दोनों बदमाश लड़के वहां से भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी जान बचा ली। अब सब ठीक है अखिल, हमें इन्हें घर तक छोड़ देना चाहिए। अब हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पूजा और अखिल पूनम को उसके घर तक छोड़ देते हैं। रोहित जी, आज पूजा दीदी और अखिल जीजू ने मेरी जान बचाई है। इनके बारे में मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं, पर आज सब कुछ जानकर मैं बस इतना ही कहूंगी कि पूजा दीदी और अखिल जीजू आज मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। पूजा मेरी बच्ची। पूजा मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। पूजा थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा याद करता था। पापा को कई बार कहा कि तुम्हें फोन कर लें, तुमसे मिलने। माँ, आप लोग तो मुझे अभी भी शादी में नहीं बुलाने वाले थे ना। आप लोग तो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हो। वो तो आज अनजाने ही पूनम से हमारी मुलाकात हो गई, वरना मैं तो अपने भाई को सेहरा बांधते हुए भी नहीं देख पाती। पूजा की आंखों में आंसू देखकर सब रो पड़ते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। पड़ोसन सुनीता आंटी की बात सच हो गई। अपने भाई की शादी में सबसे ज्यादा आगे आज पूजा ही थी। आज शादी के बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे अपना मायका फिर से मिल गया।